So, good morning, dear students. My name is Abhishek Gupta from Civil Department from Bharti Group of Colleges Durg. एंड आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन जो कि सब्जेक्ट है बीटेक एग्रीकल्चर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका कोड है EBE5312। सो यस्टरडे वी टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। हमने क्या बात की थी कल? सीमेंट्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। दैट इज़ कैल्सीरियस कंपाउंड एंड आर्जिलेशियस कंपाउंड। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीमेंट्स के, ठीक है। जब आपस में इनको इंटरग्राइंड करते हैं, मतलब कि उन प्रपोर्शन में जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, डेट जितने भी परसेंटेज होंगे उसके, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं एक साथ, तो क्या होते हैं, ये फ्यूज़ क्रिएट करते हैं, मतलब कि आपस में रिएक्ट कर जाते हैं ये इंग्रेडिएंट्स, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकली कॉल्ड बग कंपाउंड। क्यों बोलते हैं इनको बग कंपाउंड, ये समझते हैं। बिकॉज बग पहले ही वो साइंटिस्ट थे या वो पहले इंसान थे जिन्होंने इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को सबसे पहली बार समझा था, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बग कंपाउंड्स, ठीक है। बग कंपाउंड भी बोल देते हैं। तो एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी निकल के आती है सीमेंट्स का, वो इन्हीं बग कंपाउंड्स की वजह से होता है, ठीक है। सो व्हाट आर द बग कंपाउंड, दैट विल डिस्कस वन बाय वन। देखो, तो बेसिकली 4 मेजर बग कंपाउंड है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, इसमें 3 मोल ऑफ लाइम है और 1 मोल ऑफ सिलिका। दैट इज़, इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज़ 3CeO and SiO2। इसको एब्रीवेशन है, इसका एब्रीवेशन है वो क्या है, C3S, मतलब कि 3 मोल ऑफ लाइम एंड 1 मोल ऑफ सिलिका। इसका जो ऑल्सो टर्म्ड एज एलाइट, और इसका जो परसेंटेज होता है कितना होता है, 40 से 60%। सेकंड जो बग कंपाउंड है दैट इज़ डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसमें 2 मोल ऑफ लाइम होता है और 1 मोल ऑफ सिलिका होता है, दैट इज़ 2CO.SiO2। इसका जो एब्रीवेशन है दैट इज़ C2S एंड इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज बिलाइट। उसका जो परसेंटेज होता है कितना होता है, 20 से 40% होता है। थर्ड वन इज ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, दैट इज़ 3 मोल ऑफ लाइम एंड 1 मोल ऑफ एल्यूमिनम ऑक्साइड, दैट इज़ C3A एंड इसका जो ऑल्सो टर्म्ड एज सिलाइट एंड इसका जो परसेंटेज होता है कितना होता है, 5 से 15%। Then fourth one is tetracalcium aluminate ferrite, that is 4 mole of lime and 1 mole of aluminum oxide, that is 4C4AF abbreviation, and the also termed as phyllite, and the percentage इसका होता है range 8 to 12%, ठीक है। These are the 4 major work compound which is responsible. Okay, now let's move on, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका एब्रीवेशन है C3A, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड सिलाइट। इसका जो रेंज है कितना है, 5 से 15%। ये जो रेंजेस होते हैं ये हार्ड एंड फास्ट होते हैं, इट कैन बी वेरी ±1 to 2%, ओके, ठीक है। क्योंकि बिकॉज सीमेंट इज़ अ डायनेमिक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। रिसर्च अभी भी चल रही है इसके ऊपर, ठीक है, अभी भी इसको समझा जा रहा है, तो एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है, it undergoes hydration within 24 hours of addition of water into the cement, hence it is responsible for flat setting of the cement. Second point बोल रहा है, it produces maximum heat during its hydration, hence it leads to the vaporization of water, है ना, added for the hydration during setting process only, thereby leads to the development of crack over the surface and reduce the strength. थर्ड पॉइंट बोल रहा है आपका, देखो क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फेट। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट। अब चलो एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है C3 पहले 24 घंटे में पानी से रिएक्ट कर जाता है, और इस पानी की रिएक्शन को हम टेक्निकली बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक। सो इन जनरल कोई भी रिएक्शन पानी के साथ हो तो उसको बोला जाएगा हाइड्रेशन। तो ये पहले 24 घंटे में पानी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग मतलब इंस्टेंटेनियस सेटिंग और इमीडिएट सेटिंग ऑफ द सीमेंट, ठीक है। सेकंड वन, देखो इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस। अब ये मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है, वो बात की बात है, क्योंकि जब हाइड्रेशन होगा हीट विल ऑल्सो लिबरेट, बिकॉज सीमेंट्स के साथ जो पानी की रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो व्हेन सीमेंट विल रिएक्ट विथ वाटर इट लिबरेट हीट, सो हीट विल इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हीट ऑफ हाइड्रेशन, 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। सो ये जो कंपाउंड है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। अब इसका नुकसान क्या है, अब इसका जो नुकसान है कि हमने पानी मिलाया सीमेंट के अंदर ताकि वो रिएक्ट कर सके और डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी दे सके, क्योंकि
ये कंपाउंड अपने हाइड्रेशन के टाइम मैक्सिमम हीट इन्वॉल्व करता है। इससे क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, पानी वेपराइज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है सीमेंट के अंदर, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हो गया, वॉइड्स बन गया। सो इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। ओके, तो सेटिंग के टाइम पे ही क्या होता है, सीमेंट में श्रिंकेज होती है और क्रैक्स डेवलप हो जाता है। और दूसरा, जो पानी हमने हाइड्रेशन के लिए मिलाया था उसमें से कुछ पानी वेपराइज हो गया। इसका मतलब पानी की क्वांटिटी कम बची हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। अब हाइड्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ भी कम मिलेगा। इसका मतलब अगर C3 प्रेजेंट हुआ हमारे सीमेंट के अंदर, ये हमारे सेटिंग के टाइम पे क्रैक्स डेवलप करा देगा और क्या कराएगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस करा देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो रिड्यूस द रेसिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। ओके, ये सीमेंट रेसिस्टेंस को घटाता है अगेंस्ट किसके, अटैक ऑफ सल्फर के। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था कि सल्फर एंड मैग्नीशिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनसाउंडनेस ऑफ द सीमेंट। ठीक ठीक है, एंड लाइम भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, अनसाउंडनेस के लिए। और लाइम की जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में कि लाइम कैसे वॉल्यूम चेंज कर रहा है। आज हम बात करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस हाउ सल्फर एंड मैग्नीशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम चेंज इन द सीमेंट। सो अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो जो सल्फर है वो लाइम और एल्यूमिना के ऊपर अटैक करता है और एक ऐसा कंपाउंड बना देता है जिसकी वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से भी ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है, अगर ये रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा किसका, सीमेंट का। और क्या करेगा ये, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक, और इसी को बोला जाता है अनसाउंडनेस, और ये एक बेसिक मैकेनिज्म है। अब एग्जैक्ट बात करते हैं, C3 के ऊपर अटैक करता है कौन, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या करेगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, जिसका वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से भी ज़्यादा होता है। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट। मतलब कि जो हमारे पास चार बग कंपाउंड है, मेजर बग कंपाउंड है, इसमें जो C3 होता है सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चलो सेकंड वाले क्या, सेकंड बग कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ठीक है, इसका जो एब्रीवेशन है क्या, C4AF, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, 4 मोल ऑफ लाइम एंड 1 मोल ऑफ एल्यूमिनम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड, दैट इज़ 4CO.Al2O3.Fe2O3। इसका जो रेंज होता है कितना होता है, 10 से 18%। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, इट ऑल्सो अंडर गोज द हाइड्रेशन within 24 hours of addition of water into the cement, hence it is responsible for flash setting of cement. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। ठीक है, बट इज मोर इनर्ट देन C3A ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट। थर्ड पॉइंट बोलता है, ऑफ ऑल द वर्क कंपाउंड इट पॉजेस लीस्ट बाइंडिंग सीमेंटेंस प्रॉपर्टीज। फोर्थ वन बोलता है, इट हैज़ नो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट एज इट डज नॉट इम्पार्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। ठीक है, एक एक करके सबको समझते हैं, चलो। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, ये भी वो बग कंपाउंड है जो पहले 24 घंटे में पानी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए। फ्लैश सेटिंग मतलब इंस्टेंटेनियस सेटिंग, इमीडिएट सेटिंग। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, एल्यूमिना प्रेजेंट होता है जो पहले ही 24 घंटे में क्या करता है, पानी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए। इट मीन्स फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट दीज आर द 2 कंपाउंड विच आर अवेलेबल, फर्स्ट इज C3A एंड सेकंड इज C4AF। ठीक है, दोनों में क्या है, एल्यूमिनिया है, इसलिए हमने इंग्रेडिएंट्स के समय लिख दिया था कि एल्यूमिनिया इम्पार्ट्स करता है किसको, क्विक सेटिंग को। ठीक है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को। इसका रीज़न ये था कि C3A एंड C4AF क्या कराते हैं, क्विक सेटिंग कराते हैं किसकी, सीमेंट की। अब अगर मैं C3A और C4AF में कंपेयर करूँ तो इन दोनों में पहले कौन हाइड्रेटेड होता है, तो इन दोनों में पहले आपका जो C4AF होता है ये हाइड्रेटेड होता है, देन अगर कंपेयर करें C3A से तो। नाउ सेकंड पॉइंट, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट सल्फर अटैक। सो सल्फर अटैक करता है लाइम एंड एल्यूमिनिया के ऊपर।
मतलब कि जो सल्फ़र अटैक करता है किसके ऊपर, लाइम एंड एल्यूमिना के ऊपर होता है, इसलिए सल्फ़र रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अनसाउंडनेस के लिए, क्योंकि ये क्या क्या करा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करा देता है। ठीक है। सो इन लास्ट लेक्चर हमने लिखा था मैग्नीशियम और सल्फ़र क्या कराता है, वॉल्यूम चेंज कराता है। उसका मैकेनिज़्म ये था जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है। पर क्योंकि C4AF में क्या होता है, आयरन भी है, एंड आयरन क्या है, कंपैरेटिवली इनर्ट होता है। सो इन कंपैरिजन टू C4AF एंड C3A, ठीक है, के ऊपर जो सल्फ़र अटैक ज़्यादा होता है, दोनों से ही क्या होता है, आपका वॉल्यूम चेंज होता है। पर C3A का वॉल्यूम चेंज ज़्यादा निकल के आता है इन कंपैरिजन टू C4AF, क्योंकि C4AF में आयरन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है या फिर कम हो जाती है। ठीक है। सो आउट ऑफ ऑल द वर्क कंपाउंड C4AF के पास सबसे कम सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी होती है। सबसे कम मतलब इन चारों में जो अगर कंपैरिजन करें तो इन चारों में सबसे कम सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी इसी के पास होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, इट हैज़ नो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट। क्यों, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी इम्पार्ट नहीं करता इसके अंदर। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अगर हमारे सीमेंट में C3 ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है। वो हार्मफुल प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, इसलिए हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। पर अगर हमारे सीमेंट में C4AF ज़्यादा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है नो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है, दैट इज़ फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट इज़ ड्यू टू एल्यूमिना बट फॉल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज़ ड्यू टू जिप्सम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है ये नोट पॉइंट। देखो, फॉल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फ्लैश सेटिंग सीमेंट समझते हैं। फ्लैश सेटिंग क्या होता है, फ्लैश सेटिंग होता है आपका क्विक सेटिंग, इमीडिएट सेटिंग और इंस्टेंट सेटिंग। ठीक है, तो फ्लैश सेटिंग क्या होता है, फॉल सेटिंग क्या होता है ये समझते हैं। फॉल्स का मतलब होता है, देखो, झूठ मूठ की सेटिंग। एक्चुअल में सेटिंग नहीं होता, झूठ मूठ का सेटिंग होता है। अब ये झूठ मूठ की सेटिंग कैसे होता है ये समझते हैं। देखो, इन लास्ट लेक्चर में डिस्कस्ड कि जिप्सम को हम ऐड कराते हैं किसमें, सीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। ठीक है, अलग से। और जिप्सम था क्या था, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट था। और आपका ये, तो जो जिप्सम के पास जो पानी अवेलेबल होता है, ठीक है, मतलब कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ अवेलेबल। तो जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जिप्सम को मिलाते हैं, डैट विल डिस्कस इन मैन्युफैक्चरिंग। जब हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे सीमेंट की, तब हम इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे कि कैसे मिलाते हैं, कहाँ पे मिला जाता है पानी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जिप्सम को मिलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, उस समय सीमेंट का जो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, आइदर पार्शियली और कम्प्लीटली। मतलब हमने ये भी लिखा था कि मतलब कि जिप्सम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, वहाँ पे एंड मतलब कि क्या, C3A एंड C4AF की जो फ्लैश सेटिंग है, इसको रिटार्ड करने के लिए हमने जिप्सम को ऐड कराया था, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि जिप्सम ऐसा क्यों करता है, ठीक है, जिससे इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। इस बात को समझने के लिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको मैं डायग्राम बना के दिखाया हुआ, दीज आर द क्लिंकर्स। ठीक है, ये जो आपका बीच में है, आपका ये जो होता है, ये पोर्शन है आपका क्लिंकर्स है। ठीक है, ये आपका क्लिंकर्स ऑफ द सीमेंट। अब जब हम जिप्सम को मिलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो ये सीमेंट के पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या करता है, लेयर बना लेता है। तो देखो यहाँ पे एक आपको लेयर, ये जो बाहरी में आपको लेयर दिख रहा है, ये होता है आपका जिप्सम का लेयर्स। ठीक है, ये क्या है, जिप्सम के लेयर्स हैं। ठीक है, जिप्सम के लेयर्स बना लेता है। ठीक है, और ये जो टेम्परेरी लेयर है, ये एक तरह का टेम्परेरी लेयर होता है, ध्यान रखना आप लोग। ये जो टेम्परेरी लेयर है, ये क्या करता है, पानी को रिएक्ट नहीं करने देता, किसके साथ, इस सीमेंट के पार्टिकल्स के साथ। इसलिए इनिशियल सेटिंग टाइम क्या जाता है, बढ़ जाता है। और अगर ये जिप्सम लेयर, अगर ये जिप्सम लेयर अगर ये जिप्सम लेयर नहीं होता, तो इतनी तेज़ी से रिएक्ट कर जाता पानी के साथ कि हम सीमेंट के साथ काम ही नहीं कर पाते। बहुत ही जल्दी जल्दी सेट हो जाता अपना जो हम वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, डैट इज प्लेसिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, ये सब कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो हम सीमेंट के साथ काम ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए डेलिबरेटली जिप्सम डाला जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के साइन। ठीक है, तो ये वर्किंग है किसका, जिप्सम का। अब क्योंकि ये लेयर टेम्परेरी होता है, तो कुछ समय के बाद या कुछ टाइम के बाद क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। मीन्स इनिशियल सेटिंग टाइम तो बढ़ा देता है, बट फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है किसका, सीमेंट पर, उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, डेट इज कॉल्ड फॉल सेटिंग का। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो पानी मिलाएंगे सीमेंट के अंदर, सबसे पहले रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिप्सम के साथ। तो जिप्सम ने जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस कर दिया था,
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो जिप्सम को सबसे पहले उसको रीगेन करने देते हैं या फिर रीएड्जॉर्ब करने देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है, इंप्रेशन आता है कि सीमेंट सेट हो गया। बट सीमेंट की सेटिंग नहीं हुआ है, बस जिप्सन ने अपने खोए हुए पानी को रीगेन कर लिया। इसको बोला जाता है फॉल सेटिंग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फॉल सेटिंग। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि फॉल सेटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ठीक है, तो सीमेंट में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। अगर सीमेंट में और पानी डालेंगे तो क्या होगा, सीमेंट की प्लास्टिसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसकी फॉल सेटिंग है, ठीक है। पर सीमेंट में क्या होता है, और वाटर डालने से अगर सीमेंट की प्लास्टिसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या है, सीमेंट सही में सेट कर गया है। तो ये फील्ड में अपन टेस्टिंग करने का तरीका होता है, इस तरह से हम टेस्टिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे हमारे बग कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज 3 मोल ऑफ लाइम एंड 1 मोल ऑफ सिलिका। इसका एब्रीविएशन है C3S, ऑल्सो कॉल्ड एलाइट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपाउंड, एंड रेंज है इसका 45 to 65%, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। इट अंडरगोज द हाइड्रेशन विद इन अ वीक और 2 आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट, हैंस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। ड्यू टू लैम एंड सिलिका, ये वो कंपाउंड है जिसमें बैंडिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमने इंग्रेडिएंट्स के टाइम पे भी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो जब पानी को हम ऐड करेंगे किसमें, सीमेंट में, तो 1 से लेकर के 2 वीक में ये रिएक्ट करता है, ठीक है, या फिर रिएक्ट कर जाता है उसके साथ। इसका मतलब ये है कि इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, मतलब कि C3 एंड C4AF से भी कम है, ठीक है। इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन कम है C3 या C4AF के साथ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो इसका इनिशियल स्ट्रेंथ होता है वो सीमेंट का, ठीक है, मतलब कि 1 वीक स्ट्रेंथ या फिर 2 वीक स्ट्रेंथ एक्सेट्रा, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किसका होता है, C3S का होता है। सो इफ़ एनी कंस्ट्रक्शन यू आर रिक्वायर अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है, दीज आर, मतलब कि वो कौन कौन से वर्क होंगे जहाँ पे हमको अर्ली स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होगा। वो होगा हमको कोल्ड वेदर में अगर कॉन्क्रीटिंग करना है, या फिर हमको कोई पेवमेंट कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर हमको कोई प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है, या फिर ऐसे जगह हम कोई फॉर्म वर्क चल रहा है, हमको स्पीडी काम चाहिए, ठीक है, या फिर स्पीडी काम नहीं चाहिए, कोई कोई फॉर्म वर्क वाला काम चल रहा है जहाँ पे हमको स्पीडी वर्क कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है। तो इन चारों जगह हमको क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होता है। सो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, C3S को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट लाइन, इट इज़ ऑब्जर्व टू हैव बेस्ट सीमेंटिस प्रॉपर्टी एमंगस्ट ऑल दी बग कंपाउंड। 4 बग कंपाउंड पड़े हैं, उसमें सबसे अच्छा सीमेंटिस प्रॉपर्टी किसकी होती है, इसकी होती है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द फ्रॉस्ट एक्शन। तो सो वी नो लाइम इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड सिलिका, ठीक है, क्या करता है, इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। सो लाइम एंड सिलिका कैसे बैंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करते हैं, इसकी बात करते हैं। जब लाइम एंड सिलिका वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CSH जेल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉबरमोलाइट जेल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक्चुअल में बाइंडिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। ये जो जेल को हम टॉबरमोलाइट जेल बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है आपके, ये रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल में स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था जब हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे थे कि जो मैग्नीशियम और आयरन ऑक्साइड क्या करते हैं, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते हैं, किसमें, हमारे सीमेंट में। अब मैग्नीशियम और आयरन ऑक्साइड C3S बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जब हम क्या करते हैं, आर्जिलिसिस और कैल्जेरिस कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उनकी क्या होती है, फ्यूजिंग होती है, ठीक है, या फिर फ्यूजिंग कराने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो C3S बनवा रहा है, ठीक है, और अगर C3S बनवा रहा है तो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करवा रहा है, ठीक है। तो जब C3S रिएक्ट करता है पानी के साथ तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CSH जेल, जिसको हम क्या बोल रहे थे, टॉबरमोलाइट जेल, ठीक है। दिस इज द जेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंडिंग प्रॉपर्टी एंड दी अलॉन्ग विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि COS2, ये रिलीज होता है, ठीक है। अब फिर से ये सिग्निफिकेंट है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, क्या है ये समझते हैं। ये जो CSH जेल होता है ये क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज़ हो रहा है तो ये हमारे सिस्टम में क्या करेगा, pH को बढ़ा देगा, ठीक है, मतलब कि क्या, एल्कलिनिटी को इम्पार्ट करेगा। अगर ये एल्कलिनिटी इम्पार्ट करेगा और मीडियम को क्या करा देगा, बेसिक बना देगा, मतलब मीडियम कौन सा हमारा, मीडियम हमारा सीमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा किसको,
कोरोजन को अवॉइड करने में, किस में, रेनफोर्समेंट में। ठीक है, ये एक तरह का क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। ठीक है, एडवांटेज हो गया ये। दूसरा इसका एक नुकसान भी, क्या नुकसान है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीप कर गया, ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर से, तो टेक्निकली इसको हम बोलते हैं बेसिकली लीचिंग। और अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीच आउट कर गया हमारे स्ट्रक्चर से, तो पीछे क्या आ जाएगा, खाली जगह छोड़ जाएगा, मतलब कि क्या, वॉइड्स बन जाएगा। और कंक्रीट में क्या हो जाएगा, कंक्रीट स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, पोरस बना देगा। मीन्स इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एक और नुकसान है। एक और नुकसान क्या है, ये जो केमिकल्स हैं रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जैसे ही ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट, डेट इज CaSO4। ठीक है, CaSO4 बनाते हैं। ये CaSO4 मतलब कि कैल्शियम सल्फेट अटैक करता है किसके ऊपर, लाइम एंड एल्यूमिना के ऊपर। और ये क्या, तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ये क्या करता है, अनसाउंडनेस क्रिएट करता है। ठीक है, इट विल लीड टू दी अनसाउंडनेस। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द फ्रॉस्ट एक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रॉस्ट एक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब होता है कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग। थॉइंग का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग। ठीक है, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग होता है किसका, वाटर का। ठीक है, मतलब पानी फ्रीज कर जाए एंड देन मेल्ट कर जाए, तो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। नाउ द पॉइंट इज, ये फ्रॉस्ट एक्शन होने के लिए हमारे मीडियम के पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट बनता है, टू ऑब्जर्व दिस फ्रॉस्ट एक्शन विच प्रॉपर्टी अवेलेबल टू आवर मीडियम दैट शुड बी दी नोन टू अस। अब एक कॉन्सेप्ट है किसका, सॉइल मैकेनिक्स का, पर यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब वो समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब है कि हमारे मीडियम में जो भी पानी है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, आइस में। ठीक है, अगर टेम्परेचर फॉल कर जाए तो, और अपने फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंटली जो हमारा मीडियम कौन सा है, सीमेंट का है। तो ग्रेजुअली क्या होगा, सारा पानी किसके फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, आइस के पास। ठीक है, और आइस के अंदर, और वो भी आइस में किस में हो जाएगा, वो आइस के अंदर चले जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब मीडियम पानी को फ्लो करने नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मीडियम में पानी को फ्लो नहीं करने देना चाहिए। अगर मीडियम पानी को फ्लो होने की परमिट कर रहा है, तो मीडियम कैसा है, मीडियम हमारा क्या है, परमिएबल है, मतलब कि जो परमिबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी इसके पास। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉस्ट एक्शन उसी मीडियम में भी मिलेगा जिसमें क्या होगा, पोरस होगा और परमिबल होगा। ठीक है, तो अब C3S का जो पार्टिकल साइज होता है वो कैसा होता है, कंपेरेटिव है, कंपेरेटिवली क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हमने छोटे साइज का पार्टिकल बढ़ा दिए किसके अंदर, सैंपल के अंदर, तो क्या होगा, सीमेंट के अंदर परमिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या फिर छिन जाएगा। ठीक है, और अगर सीमेंट से परमिबिलिटी छिन गई तो इसका मतलब क्या हो गया, पानी में फ्लो नहीं कर सकता। इसका मतलब फ्रॉस्ट एक्शन हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए C3S की जो प्रोपोर्शन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ताकि हम जो फ्रॉस्ट एक्शन की रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा सकें। ठीक है, हेंस बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3S, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन इंक्रीजेस। ये था कुछ आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और इसका कुछ मेन फंक्शन एंड मैकेनिज्म्स। ठीक है, अब चौथा है आपका क्या, डाई कैल्शियम सिलिकेट। आपको जो भी स्क्रीन में दिख रहा है सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, बस आपको मैं समझाने के लिए बस इतना डीप में ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है आपका क्या, डाई कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज 2 मोल ऑफ लाइम एंड 1 मोल ऑफ सिलिका, दैट इज इसका जो एब्रीवेशन है क्या है, C2S, और इसको ऑल्सो टर्म्ड एज बिलाइट। इसका जो रेंज कितना है, 15 से 35%। ठीक है, तो ये करके समझते हैं, देखो क्या लिखा है, इट अंडर गोज दी हाइड्रेशन विद इन अ ईयर और सो आफ्टर एंड द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट, हेंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जब हम सीमेंट को पानी में मिलाते हैं तो इसकी जो रिएक्शन है वो 1 साल के आसपास के टाइम के पास होती है। ठीक है, और कंटिन्यू चल रहा है एक्चुअली में ये रिएक्शन इन्फिनाइट टाइम तक। अब इन्फिनाइट टाइम कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 साल। वो अलग बात है कि इसका जो रेट है वो थोड़ा तक कम हो जाता है। अब इसकी हाइड्रेशन चल रही है स्लोली, और ये इम्पार्ट करता है क्या, स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें लाइम भी है और सिलिका भी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट्स के टाइम पे कि लाइम और सिलिका क्या इम्पार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ को। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो किसी भी स्ट्रक्चर्स में अगर हमको अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा प्रोपोर्शन, C2S का हमको प्रोपोर्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें हमको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं ब्रिज।
एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एग्जांपल लेते हैं कैनाल का, एग्जांपल लेते हैं अपन डैम्स का, एग्जांपल लेते हैं वियर एंड बराज का। तो इन सारे कंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे हमको C2S की प्रोपोर्शन हमको ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ कैसे आता है वो मैकेनिज्म हमको यहाँ पे डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। इसकी जो हाइड्रेशन होगी वो तो क्या करेगा, सिलिका जेल बनाएगा, CSH जेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉबर-मोलाइट जेल, ठीक है। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके, इसके स्ट्रेंथ के लिए, किसके, सीमेंट के, ठीक है। तो टेक्निकली इसको हम बोलते हैं किसको, इस जेल को टॉबर-मोलाइट जेल, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें क्या बोल रहा है, देखो, by increasing its proportion we can increase the resistance of the cement against the attack of chemical and acids। क्या बोल रहा है, बाई इंक्रीजिंग इट्स प्रोपोर्शन, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ये समझते हैं इसको। जब C2S की जो हाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, CSH जेल बनता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH2। तो जब C2S और C3S की हाइड्रेशन होती है तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो देता है। और क्या होता है, ये जो CSH जेल है पर साथ में क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करता है, ये लिबरेट करता है। अब इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। अब क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है ये देखते हैं। फ़ायदा ये था कि इट विल इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब बेसिसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन बढ़ता है, पर साथ में ये भी डिस्कस किया था कि ये फ्लो भी कर जाता है सिस्टम के बाहर, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज लीचिंग। अगर ये फ्लो आउट कर गया तो आपके सिस्टम पे क्या हो जाएगा, ये पोरस बना देगा। फिर हमें ये भी पता है कि सल्फ़र का अटैक भी होता है, और क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, और कैल्शियम सल्फेट C3A और C4F के साथ रिएक्ट करता है, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनसाउंडनेस टू द सीमेंट, जिससे क्या होता है, आपका क्रैक डेवलप हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि C2S की जो हाइड्रेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम लिबरेट होता है। अगर इसको कंपैरिजन करें तो इन कंपैरिजन टू C3S, तो फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है कि अगर C2S की प्रोपोर्शन ज़्यादा हुई तो जो केमिकल अटैक करते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो रेसिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ द केमिकल एंड एसिड विल इंक्रीज, मोर ओवर ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसकी, स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम बन रहा है, कम लीचिंग होगी, ड्यूरेबिलिटी विल कम्स आउट टू बी मोर। तो अगर हमको ड्यूरेबल कंक्रीट चाहिए, मान लो कल को फ्यूचर में हमको अगर कोई ड्यूरेबल कंक्रीट बनाना पड़ा, तो और क्या हमको चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। कौन से स्टेज में, लेटर स्टेज में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्रपोर्शन है किसका, C2S का, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था आपका क्या, डाइकैल्शियम सिलिकेट। अब इसमें कुछ दो नोट पॉइंट्स हैं, दो नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या। तो लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CuOH2 इस इन सीमेंट इस अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 20 to 30% होता है, ठीक है। और जो इसका नोट पॉइंट टू क्या बोल रहा है, देखो, द रेट ऑफ सेटिंग इन सीमेंट इज रेगुलेटेड बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। मतलब कि क्या बोल रहा है, जो रेट ऑफ सेटिंग है किसके, सीमेंट की, ठीक है, ये किनके प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका सिलिका डाइऑक्साइड, इनके प्रोपोर्शन जो इन रेशियोज के ऊपर डिपेंड करता है, सिलिका डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो ये थे आपके बक कंपाउंड्स, ठीक है, जो हमने 4 बक कंपाउंड डिस्कस किए, कौन कौन से, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। तो ये होते हैं सीमेंट्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बक कंपाउंड। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा बक कंपाउंड्स के बारे में। बेसिकली यही होता है मेन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, सीमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो होप आपको इतना डीप में नहीं जाना, जितने भी इसमें मैंने पॉइंट्स लिख कर रखे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम में आपको उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, बट समझाने के पर्पज़ से मैंने इसको थोड़ा सा डीप में लेके गया, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। थैंक यू।